भाई लोग ये जो मांगा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काफी ज्यादा अच्छी है और इंटरेस्टिंग है और ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। और वैसे तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने इसका पहला एपिसोड बनाया था वो काफी ज्यादा पुराना हो गया है, क्योंकि उस समय पे मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती थी और ना ही ज्यादा खास मैं एक्सप्लेन कर पाता था। और एकलौता वही ऐसा वीडियो है जो सबसे ज्यादा चला है, और अगर वो अच्छी तरीके से बना होता तो शायद मेरे आज सब्सक्राइबर काफी ज्यादा होते। लेकिन कोई ना भाई लोग, देर आए दुरुस्त है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस अमेजिंग सी सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, और वहाँ के रॉयल पैलेस में वहाँ के हम राजा और रानी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान दिख रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है वो किसी तरीके की डिजीज से इफेक्ट हो रखा होता है। जिसके बाद हम यहाँ के प्रिंस और इनके बेटे को देखते हैं जो कि दर्द के मारे काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर किसी तरीके का काफी ज्यादा डेंजरस पॉइजन होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम एक ओल्ड मैन को राजा और रानी को बधाई देते हुए देखते हैं, और वो कहता है कि जो इनकी किस्मत में लिखा हुआ डिजास्टर हर 3 साल में एक बार आता है उससे राजकुमार ने छुटकारा पा लिया है, और अगले 3 सालों तक इनको कुछ भी नहीं होगा और ये सही रहेंगे। और इस ओल्ड मैन की ये बात सुन के रानी राहत भरी सांस लेती हैं और कहती हैं कि ये अच्छी बात है। जिसके बाद राजा कहते हैं कि इस उम्र के दौरान ज्यादातर बच्चे अपने 8 प्रिंसिपल्स को डेवलप कर लेते हैं, और युआन पहले ही 13 का हो गया है लेकिन इसके फिर भी 8 प्रिंसिपल डेवलप नहीं हुए हैं, और क्या आप इस बारी युआन के 8 प्रिंसिपल को ढूंढ पाए? और राजा के इस सवाल को सुनकर ये ओल्ड मैन सिर हिला के मना कर देता है, और इस चीज से राजा और रानी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और हम रानी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार दिख रही होती हैं और वो खांसी करने लगती हैं, और इनकी ऐसी हालत को देख के ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि योर हाइनेस, आप पहले ही अपने खून की एक काफी बड़ी कीमत चुका चुकी हैं जब आपने हाइनेस को नरिश किया था, और इसलिए आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। और फिर रानी राजा से लिपट कर रोते हुए कहती है कि युआन के पास सेंट ड्रैगन की लाइफ है, तो फिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो रखी है? और फिर ओल्ड मैन कहता है कि हाइनेस के 8 प्रिंसिपल अभी अपीयर नहीं हुए हैं, तो 3 साल बाद वापिस से इनकी जिंदगी के ऊपर खतरा आ सकता है। और इस ओल्ड मैन की इस बात को युआन भी सुन लेता है, और वो कहता है कि तो फिर इसका मतलब मेरे पास सिर्फ जीने को 3 और साल हैं। और प्रिंस को ऐसा कहता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर युआन अपने हाथ को देख रहा होता है क्योंकि उसके हाथ पे नीले रंग के कुछ निशान से बने हुए होते हैं, और वो कहता है कि मम्मी पापा आपको इस बारी मुझे सच बताना ही होगा। और जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को पहली बार देखते हैं, और इसी के आजू बाजू पूरी कहानी होने वाली है। जिसके बाद युआन कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ है, और इस बात को सुन के राजा हैरान रह जाता है, और रानी राजा को बताने से रोकती है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता है और राजकुमार को बता देता है कि ये युआन लॉन्ग पॉइजन है। और युआन लॉन्ग पॉइजन सुनते ही प्रिंस के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, अब समय आ गया है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ सच सच बता दिया जाए। बेटा युआन, तुम वू डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हो? जिसके बाद युआन बताता है कि कांगफान की भूमि की दाइवू डायनेस्टी ग्रेटेस्ट डायनेस्टी है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तो फिर क्या तुम्हें पता है कि 15 साल पहले दावू रॉयल फैमिली हमारे झाओ की सबऑर्डिनेट थी? और इस बात को सुन के युआन हैरान होते हुए कहता है कि क्या हम सच में 15 साल पहले इतने ज्यादा पावरफुल थे? अगर थे तो फिर हमारी अभी ऐसी हालत क्यों है? जिसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि 15 साल पहले वू ने हमें धोखा दे दिया और उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और 1 साल से भी कम समय में झाओ ऐसी हालत में आ गया जैसी अभी है। और इसका कारण एक भविष्यवाणी थी जो कि वो फैमिली के अंदर काफी ज्यादा फैल रखी थी, जो कि ये थी कि जब पाइथन और स्पैरो ड्रैगन को निकल जाएंगे तब वो फैमिली समृद्ध हो जाएगी। और इसके बाद झायुआन के फादर एक काफी ज्यादा डेंजरस सा लुक देते हुए कहते हैं कि जिसे पाइथन निकलेगा वो ड्रैगन तुम ही हो। और इस बात को सुन के झायुआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और सहमते हुए कहता है कि एक पाइथन ड्रैगन को निकल जाएगा। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि शुरुआत में हमें पता नहीं था कि इसका असली मतलब क्या है जब तक वो दिन नहीं आया था, और उस दिन
वो फैमिली ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और हमारे सिटी में घुस के हमारी फैमिली को अपने कदमों तले कुचल के रख दिया और हमारी हालत ऐसी हो गई। लेकिन वो फैमिली ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। और इस बात को सुन के झा युआन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हैरानी से कहता है कि तो फिर वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि इंतजार तुम्हारे जन्म लेने का। और ये सुन के झा युआन और भी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम झा युआन की मदर को खांसते हुए देखते हैं और जब वो खांस रही थी तब उनके मुंह में से खून निकल रहा था और वो कहती हैं कि बेटा युआन, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन आसमान अनयूजुअल था, क्योंकि उस समय आसमान में काफी ज्यादा पर्पल गैसेस फैल रखी थी और उसी दौरान एक ड्रैगन ओरा ने तुम्हें आकर घेर लिया, जो कि सेंट ड्रैगन का निशान था। और तुम्हारा जन्म डेवलप्ड 8 प्रिंसिपल के साथ ही हुआ था और तुम उसी समय पे सीधे यांग कुई तक पहुंच गए थे और तुम ही हमारी फैमिली के पहले सेंट ड्रैगन हो। और जिन लोगों को यांग का मतलब नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये लाइट और क्यू की फॉर्म में होती है, जो कि वाइटल एनर्जी होती है। और फिर झा युआन हैरान परेशान होते हुए कहता है तो फिर क्यों मैं अपने 8 प्रिंसिपल को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जिसके बाद उसके फादर बताते हैं क्योंकि जिस समय तुमने जन्म लिया उस समय वो एम्परर की बीवी ने भी एक गर्ल और एक बॉय को जन्म दिया था और जो बेबी बॉय था उसके पास पाइथन का ओरा था, जबकि जो लड़की थी उसके पास स्पैरो का ओरा था। और जो वो एम्परर की बीवी थी वो 3 सालों से प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उसी समय पे उनको जन्म दिया था। तब कहीं जाके मुझे ये सारी कहानी समझ में आई थी और तब जाके मुझे पता चला कि लेजेंड्स ने ऐसा कहा है कि जिस किसी का भी जन्म सेम ईयर, सेम मंथ और सेम डे को होगा तब बेबी में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरे बेबी की किस्मत और डेस्टिनी को निगल सकता है। और वो फैमिली का प्लान ना सिर्फ झाओ के ऊपर कब्जा करने का था बल्कि, और ये कहते कहते झा युआन के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहते हैं बल्कि उनका असली मकसद हमारे झाओ फैमिली के ड्रैगन को निकलने का था। और ये सुनते ही झा युआन के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि और जो वो इतने सालों तक शांत रहे उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो थे तुम। और भाई लोग, इसी के साथ ड्रैगन प्रिंस युआन का ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको इसका पहला एपिसोड अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के एपिसोड्स को भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके मैं आगे के कुछ एपिसोड्स को भी डाल दूंगा दोबारा से एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में। और भाई लोग, मैं सिर्फ इसके कुछ ही एपिसोड्स को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर जाएं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है और अगले वीडियो तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा। प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 2 को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि भाई लोग, जब मैंने इसे पहली बार एक्सप्लेन किया था काफी पहले, तब मुझे इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना नहीं आता था और हम बाकी की बातों को एपिसोड के बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन के फादर काफी ज्यादा गुस्से में झा युआन को बता रहे होते हैं कि ये वो फैमिली का सबसे बड़ा षड्यंत्र था और इसे ये कई सदियों से प्लान करते हुए आ रहे थे और ये सब कुछ उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे सेंट ड्रैगन के लक और डेस्टिनी को चुराने के लिए किया था। और ये बात सुन के झा युआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो दंग रह जाता है और उसके फादर भी ये कहने के बाद शांत हो जाते हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि महाराज, इस बूढ़े आदमी को बाकी की चीजें एक्सप्लेन करने दीजिए। जिसके बाद ये ओल्ड मैन बताता है कि उस दिन जब किंग वू सिटी के अंदर एंटर किया था उसने हमें लाखों करोड़ों सिटीजन की जिंदगी की धमकी दी और उसने कहा कि आपके सेंट ड्रैगन के लक को वो ले लेगा महाराज और महारानी के सामने। और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराज ने फाइट की किंग वू से झाओ माउंटेन्स में। हालांकि चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई जैसा कि हम चाहते थे और ना सिर्फ महाराज किंग वू के खिलाफ हारे थे बल्कि उन्होंने अपना एक हाथ भी खो दिया था। और अगर किंग वू को डर नहीं होता कि महाराज के बिना आपकी डेस्टिनी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो शायद उसी समय किंग वू के हाथों महाराज मारे जाते और अंत में आपकी डेस्टिनी को आराम से चुराने के लिए किंग वू ने कसम खाई कि वो 1 सदी तक अटैक नहीं करेगा और तब से लेके अब तक उसने झाओ किंगडम के ऊपर अटैक नहीं किया है। और उस समय महारानी सिर्फ अपने बेटे को उस ठंडे अलतार के अंदर काफी ज्यादा दर्द में सफर करते हुए ही देख सकती थी और उस समय वो आपकी दर्द भरी आवाज को सुन के
काफी ज्यादा रो रही थी। और ये बात सुनते सुनते महारानी काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं और वो महाराज से लिपट कर रोने लगती हैं जोर जोर से और कहती हैं कि बेटा युआन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और झा युआन इतनी सारी बातों को सुन के और अपनी मदर को ऐसे रोते हुए देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि वो फैमिली के सामने हम काफी ज्यादा छोटे और तुच्छ लग रहे थे और उस समय हम लोग काफी ज्यादा खून में लथपथ, डरे हुए और असहाय थे। और हम लोगों को वो दिन अब भी याद है जैसे कि ये कल ही हुआ था। और उस दिन पाइथन की रोने की आवाज सिटी वॉल्स पे गूंज रही थी। और जब सूर्य उदय हुआ और सूरज की चमकदार किरणें जब दिखाई पड़ी, तब पाइथन ने दुनिया को बदलने के लिए मौके का फायदा उठाया। और उसी दौरान ड्रैगन की दर्द भरी रोने की आवाज भी वहाँ पे गूंज रही थी, जो कि धुएं के अंदर गायब होने लगी और शांति से विलुप्त हो गई। और इनके ये कहते ही यहाँ पे काफी ज्यादा शांति हो जाती है। जिसके बाद हम महाराज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थे, जबकि महारानी काफी ज्यादा रो रही थी। और तभी महारानी खून की खांसी करने लगती है और इस चीज को देख के झा युआन काफी ज्यादा डर सा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम, आपको क्या हुआ। जिसके बाद महाराज महारानी से कहते हैं कि किंग यू, तुम्हें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, जल्दी से यहाँ पे आके लेट जाओ, ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज कर देंगे। और फिर ओल्ड मैन महारानी का खून निकालते हुए कहता है कि उस साल जब महारानी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और उस बैटल में लगभग मर ही गई थी। और महारानी हर साल कमजोर होती ही जा रही हैं जब से आपके भाग्य को चुराया गया है और हमें महारानी के ब्लड को निकालना पड़ता है। और इन 12 सालों में इन्होंने अपनी जिंदगी के पहले ही 36 ईयर्स खो दिए हैं और इनकी वाइटिलिटी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है और वर्तमान में इनके पास 10 साल से भी कम का समय है। और ये सारी चीजों को देख के झा युआन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्से से दांत बीचते हुए कहता है कि तो ये सब कुछ ऐसा है, उस किंगवू ने इतने गिरे हुए पेत्रों को यूज किया है। और झा युआन जैसे ही अपनी मदर के बारे में सोचता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बैट को जोर से पकड़ते हुए कहता है कि लेकिन तुम लोगों ने एक ऐसी चीज कर दी है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, और वो ये है कि तुम लोगों ने मेरी मदर को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की है। जिसके बाद हम झा युआन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि वो फैमिली, मैं एक भी चीज को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और फिर झा युआन शांत होते हुए अपने फादर से मदर की बॉडी के बारे में पूछता है, तो उसके फादर बताते हैं कि बिल्कुल एक तरीके का ट्रेजर है जिसकी मदद से जिंदगी को लंबा किया जा सकता है, लेकिन उसे ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है और हमारा झाओ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। और इस बात को सुन के झा युआन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि झाओ फैमिली लगातार कमजोर होती ही जा रही है और पिछले कुछ सालों की तुलना में जैसे वू डायनेस्टी उभर के आई है, उनके सामने हम छोटी सी चींटी के जैसे हैं और अब हम सिर्फ उनसे टर्टल की जैसे ही छिप सकते हैं और यहाँ तक कि हम मुश्किल से ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इन सारी बातों को सुन के झा युआन अपने आप को कमजोर और लाचार होने की जंजीरों में बंधा हुआ पाता है और वो निराश होते हुए कहता है कि तो अब हम क्या सिर्फ यहाँ पे बैठ के इंतजार करेंगे कि कब वो फैमिली आके हमें कॉर्नर में धकेलती है, और क्या यही किस्मत है मेरी झाओ फैमिली की। और तभी झा युआन जोश से मन में कहता है कि नहीं, और ये बेड़ियां टूटने लगती हैं और झा युआन कहता है कि मुझे युआन लोंग पॉइजन दिया गया है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, और ना ही मेरे 8 प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, लेकिन तो क्या। और फिर झा युआन अपने ऊपर भरोसा दिखाते हुए मन में कहता है कि जब तक मेरे पास उम्मीद की एक भी किरण है तब तक मैं झा युआन हार नहीं मानेगा और मैं हर एक वो चीज को वापस से लेके रहूंगा जो हमारे झाओ फैमिली से बिलोंग करती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा खत्म होता है, लेकिन भाई लोग मैं इसके सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि भाई लोग इसके काफी सारे एपिसोड्स हैं और मैं उन सभी को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। और मैं शुरुआत के सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स जिनकी एक्सप्लेनेशन खराब है उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देवे, क्योंकि भाई लोग मैं ये दोबारा से अपलोड सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करके अपनी तरफ से अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।
तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि झा युआन को सच्चाई रियलाइज हो गई थी और काफी ज्यादा सोचने समझने के बाद झा युआन को आखिरकार पता चल जाता है कि उसे क्या चाहिए। हालांकि वो ये भी जानता था कि अगर उसे करंट सोसाइटी को बदलना है तो उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके उन सभी के आगे खड़ा होना होगा। और इस दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर है वो युआन मास्टर्स हैं। युआन मास्टर के अंदर 8 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी मदद से वो युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लिए यूज करते हैं और इससे इन्हें अनइमेजिनेबल पावर मिलती है। लेकिन क्योंकि झा युआन को युआन लोंग पॉइजन दिया गया है, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर के जो 8 प्रिंसिपल्स होते हैं वो अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं और इसी वजह से वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता है। और फिर झा युआन अपने फादर से पूछता है कि फादर, क्या मैं सच में युआन मास्टर नहीं बन सकता हूँ? और झा युआन की ये बात सुन के इसके फादर थोड़े से अचंभित होते हैं और वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो? और झा युआन भी हाँ कह देता है, जिसके बाद उसके फादर उसके पास आकर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, जो तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहते हो और तुम सच में मेरे और झाओ किंग के बेटे होने के काबिल हो। और इस बात को सुन के झा युआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि फादर आपके पास कोई रास्ता है? और इस पर इसके फादर भी हाँ कह देते हैं और फिर वो कहते हैं कि लेकिन तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि यहाँ तक कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इसका कोई असर भी होगा या नहीं। और फिर झा युआन कहता है कि सच में? तो वो कौन सा तरीका है? जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम बस मेरे साथ रिचुअल के लिए 3 दिन बाद चलना, हालांकि इसकी भी एक कंडीशन है। और झा युआन कंडीशन को सुन के चौंक जाता है और वो कहता है कि वो क्या है। और फिर इसके फादर कहते हैं कि इसका असर कोई हो या ना हो, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर युआन लिटरेचर को स्टडी करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब तुम लिटरेचर को एक सर्टेन पॉइंट तक ट्रेन कर लोगे तब तुम शायद अपनी बॉडी के अंदर जो युआन लॉन्ग पॉइजन है उससे छुटकारा पा पाओ। और फिर हमें बताया जाता है कि जब झा युआन के 8 प्रिंसिपल अपीयर नहीं हुए थे तब झा युआन युआन लिटरेचर के तरीके से लर्न कर रहा था और इस दुनिया के अंदर युआन मास्टर की जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ये सिर्फ एकलौता नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग करने का रास्ता होता है वो शायद अलग अलग हो सकता है और जो युआन लिटरेचर का रास्ता है वो काफी ज्यादा बड़ा और मोस्ट प्रोफाउंड है। और झा युआन को पता चल गया होता है कि उसके 8 प्रिंसिपल अपीयर न होने की वजह से उसके फादर काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जिसके बाद झा युआन के फादर उसकी मदर और ओल्ड मैन को वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि पहले तुम 1 दिन का रेस्ट कर लो और कल हमेशा की तरह अकेडमी जाना और 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें रिचुअल के लिए ले जाऊंगा। और अपने फादर को जाता देख झा युआन मन में कहता है कि फादर की बैग पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि अब इनके ऊपर असहाय होने का बोझ है और ये पूरी तरीके से निराश हो रखे हैं, जिसकी वजह से बाकियों को भी निराश होने जैसी भावनाएं आती हैं। और फिर झा युआन काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश में कहता है कि डैम किंग वू, इस कर्ज को मैं तुमसे एक एक करके चुकता करूंगा। जिसके बाद हमें अगले दिन झाओ अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ की ये झाओ अकेडमी नंबर 1 अकेडमी है। यहाँ तक कि अगर आप आम आदमी हैं लेकिन आप लोगों के पास टैलेंट है तो आप लोग इसके अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आप अपने स्टेटस और सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन की चिंता करे बिना यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जिसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो कि बच्चों को लेक्चर देते हुए कहते हैं कि युआन इम्प्रिंट ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट टूल है युआन इम्प्रिंट्स बनाने के लिए और ड्रॉ करने के लिए सोल को यूज किया जाता है। और जो तुम्हारे पेन की टिप होती है वो डायरेक्ट इम्प्रिंट का स्केच बनाने लगती है और हर एक स्ट्रोक और लाइन के लिए तुम लोगों को अपनी सोल को इंक की तरह यूज करना होगा। और याद रहे कि तुम्हारा दिल पक्का शांत पानी की तरह ही हो और जब तुम लोग अपने पेन की टिप पे फोकस करोगे तब तुम्हारा हर एक स्ट्रोक तुम्हारे दिल को फॉलो करेगा और तब कहीं जाके तुम लोग इसके अंदर सफल हो पाओगे और इसको यूज करके तुम अर्थ और स्काई के एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। और जो 1 महीने पहले मैंने तुम लोगों को 3 युआन इम्प्रिंट्स सिखाए थे उनकी प्रैक्टिस करते रहो और मुझे उम्मीद है कि तुम में से कोई ना कोई जरूर आज के दिन
उन 3 इम्प्रिंट में से एक को जरूर सीख लेगा। और टीचर की इस बात को सुन के सारे डिसिपल्स खौफ में आ जाते हैं और उनकी काफी ज्यादा तगड़ी फटने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या दोबारा से युआन इम्प्रिंट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर दूसरा बंदा रोते हुए कहता है कि इस चीज से मेरी सोल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। और फिर तीसरा बंदा रोते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं सीखना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर चौथा बंदा तो महान होता है और वो कहता है कि आखिर हमें युआन इम्प्रिंट को सीखना ही क्यों है। और इन सभी की ये बेकार की बकवास सुनने के बाद टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेकार की बकवास मत करो, जल्दी से शुरू करो। और ये लोग ना चाहते हुए भी इस चीज को सीख रहे होते हैं और यहाँ पे सिर्फ झा युआन ही एक लौता ऐसा होता है जो खुद से यहाँ पे खुशी से सीख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि झा युआन अपने दिल और सोल के ऊपर फोकस करता है तो उसके फोरहेड के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लाइट ग्लो करने लगती है। और एक बार भी रुके बिना झा युआन की जो पेन की टिप होती है वो बहते पानी की तरह चल रही होती है। और इसके हाथ में जो ब्रश होता है उसके नीचे युआन इम्प्रिंट्स के एक के बाद एक करके स्ट्रोक्स एक साथ ज्वाइन होना शुरू हो गए थे और वो भी बहते पानी और बहते बादलों की सुंदरता के जैसे। और झा युआन ज्यादातर अपना समय युआन इम्प्रिंट्स को ही प्रैक्टिस करने में स्पेंड करता है क्योंकि इसके 8 प्रिंसिपल में से एक भी अपीयर नहीं हुआ था। और इसी वजह से युआन इम्प्रिंट्स के अंदर जो इसका लेवल होता है वो बाकियों से काफी ज्यादा हाई होता है। और सबसे खास बात कि इसकी सोल डैमेज नहीं हुई थी उस मिस फॉर्च्यून के द्वारा और इसी वजह से इसकी सोल ऑर्डिनरी पीपल को सरपास कर चुकी थी। और झा युआन को एकदम परफेक्टली युआन इम्प्रिंट बनाते देख उसके टीचर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये स्ट्रोक्स स्पिरिट से भरे हुए हैं और ये इम्प्रिंट तो आयरन स्किन इम्प्रिंट है और ये तुम्हारा काम तो टॉप क्वालिटी का है। और कितना बढ़िया होगा ना अगर सभी लोग इतनी ही अच्छी तरीके से इसे सीख लें तो। और इनके अचानक से पीछे आकर चिल्लाने की वजह से झा युआन डर सा जाता है और सभी बच्चे हैरान होते हुए परेशान होते हुए कहते हैं कि वो हीज हाइनेस सच में काफी टैलेंटेड हैं। और फिर एक लड़की कहती है कि यहाँ तक कि मैंने शुरू भी नहीं किया। और फिर एक बंदा रोते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ अब तक 2 ही स्ट्रोक खत्म कर पाया हूँ। और फिर एक लड़की अमेजिंग कहती है और तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है कि टीचर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम लोग 8 प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने पे फोकस करते हैं, ना कि हम हिज हाइनेस झा युआन के जैसे अपना समय बर्बाद करते हैं युआन इम्प्रिंट को प्रैक्टिस करने पे। और मास्टर आपको भी ऐसा नहीं लगता है क्या? और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब होंगे। आज हम ड्रैगन प्रिंस युआन का चैप्टर नंबर 5.5 को देखने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झा युआन मन में सोच रहा होता है कि झू लिन ने जरूर किंग क्वीज फैक्शन को ज्वाइन कर लिया होगा, तभी इतनी चापलूसी कर रहा है ये। और बाकी के लोग भी यही बातें कर रहे थे। ये सुन टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे चुप होने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्लास की बेल बज जाती है और क्लास ओवर हो जाती है। झा युआन काम करके थक चुका होता है, तभी वहीं पे सू युवई आ जाती है। फिर झा युआन सू युवई से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर फुल रिकवर हो चुके हैं क्या? सू युवई कहती है कि ग्रैंडफादर ठीक हो चुके हैं और उन्होंने आपको इनवाइट किया है बात करने के लिए। जिसके बाद झा युआन कहता है कि मैं आऊँगा अगली छुट्टियों में पक्का। इन दोनों को बातें करता देख बाकी के बच्चे जल रहे होते हैं इनको इतना क्लोज देख के। तभी युवई सोचने लगती है कि 1 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर बेहद ही बीमार हो गए थे और हमारी फैमिली बेहद गरीब थी। मैंने हर फार्मेसी पर भीख मांगी अपनी ग्रैंडफादर की मदद के लिए, लेकिन उन सभी ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और हेल्प करने से मना कर दिया और मैं वहाँ पे बस रोती ही रह गई। और मेरा दिल भी उस दिन की बारिश की तरह ही रो रहा था। और जब मैंने सभी आशाएं खो दी थी और निराश हो गई थी, तभी कोई आया और मुझे अम्ब्रेला दिया और उसने उस गेट को बजाते हुए कहा कि गेट खोलो, यहाँ पे किसी को ज़रूरत है आपकी हेल्प की। मुझे अमीर घर के लड़कों से नफरत थी उनके रूड व्यवहार की वजह से। उसको मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद मैंने उसकी आइडेंटिटी का पता लगाया और वो झाओ डायनेस्टी का प्रिंस था। और हाइनेस ने मेरे अंदर मेडिटेशन के टैलेंट को देखा और मुझे झाओ
मेंशन में आने के लिए कहा और एक ही महीने में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ओपन करके सक्सेस हासिल कर ली थी और सो कॉल्ड जीनियस बन गई थी। मैं अपनी पूरी क्षमता से मेडिटेशन करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी हेल्प कर सकूँ और मैं हाइनेस को रिपे करना चाहती हूँ जिन्होंने एक टोटली स्ट्रेंज गर्ल के लिए फार्मेसी का गेट खुलवाया था हेल्प के लिए। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू। का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में यू वही को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग बना रही होती है किताबों की। ये देख झाओ युआन पूछता है कि कितनी ऊंची करोगी इसको। इस पे यू वही माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं इनको दोबारा से लगा देती हूँ। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने थर्ड प्रिंसिपल भी पास कर लिया है और एग्जामिनेशन अभी पास है, बस 2 ही महीने रह गए बिग एग्ज़ाम को। तुमने बहुत मेहनत करी है फोर्थ प्रिंसिपल को पास करने के लिए और तुमने टॉप 10 में भी जगह बना ली है। समय आने पर टीचर तुम्हें खुद सिखाएंगे। लेकिन यू वही कुछ परेशान सी होती है। ये देख झाओ युआन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। इसके बाद यू वही परेशान होते हुए कहती है कि मैंने पोजीशन खो दी है, जिस पे युआन पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद यू वही बताती है कि ये बात कुछ दिन पहले की है जब जू लिन मेरे बारे में फालतू की अफवाहें फैला रहा था और मेरी और उसकी बहस हो गई इससे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। वो लड़का मुझसे फाइट करना चाहता था। उसने कहा कि अगर तुम जीत गई तो मैं माफ़ी मांगूंगा और अगर मैं जीता तो एग्ज़ाम में तुम अपनी पोजीशन मुझे दे दोगी। और आखिरी में उस बेकार के पास यू लिन की एडवांटेज थी और गलती से वो जीत गया। जिसके बाद झाओ युआन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जू लिन को ढूंढने लगता है और उसके पास जाके कहता है कि तुमने ये सब हरकतें की एक लड़की से एडवांटेज लेने के लिए, तुम बहुत शेमलेस हो। जिसके रिप्लाई में जू लिन कहता है कि योर हाइनेस, मैंने इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की है, अगर आप चाहें तो भी मैं इस पोजीशन को नहीं दूंगा वापस से। जिसके बाद युआन कहता है कि तुम्हें एक रीमैच करना होगा। जिसके रिप्लाई में जू लिन कहता है कि उस समय यू वही बस थर्ड प्रिंसिपल पास ही की थी इसलिए मैं जीत सका, कोई बेवकूफ़ी होगा जो रीमैच करेगा और वैसे भी इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए मैं रीमैच नहीं करूँगा। जिसके बाद झाओ युआन एक जेड को जोर से टेबल पे रख देता है और कहता है इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें वापस से यू वही की पोजीशन देनी होगी उसे। इसके बाद जू लिन खुश होते हुए कहता है कि अगर हाइनेस मुझे ये जेट पेंडेंट गिफ्ट ही करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज को। मैच के दौरान पंचेस और किक को प्रिडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होगा। अगर गलती से आपको चोट लग गई तो मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनने के बाद यू वही खुद से ही कहती है हाइनेस ने मेरे लिए खुद को मुसीबत में डाला और बच्चे भी बातें करने लग जाते हैं कि हाइनेस ने अभी तक फर्स्ट प्रिंसिपल भी पास नहीं किया और वो उससे फाइट करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करें, अच्छे ही होंगे। आज हम एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जू लिन और युआन ड्यूल करने के लिए मेंशन प्रैक्टिस ग्राउंड में आ जाते हैं और इस मैच को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपेक्टर्स आए हुए होते हैं और सभी एक्साइटेड होते हैं इनका मैच देखने के लिए। इन दोनों के ड्यूल की मैच जू लिन ने ही स्प्रेड करवाई थी क्योंकि वो युआन को ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहता था। ज़्यादातर स्पेक्टर्स यही बात कर रहे होते हैं कि हाइनेस कैसे फाइट कर सकते हैं, ये अभी तक अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पे भी नहीं पहुँचे हैं, जबकि जू लिन सेकंड को भी पास कर चुका है। उस जू लिन ने ज़रूर कोई ना कोई गंदी चाल चली होगी जिसकी वजह से हाइनेस को फाइट करनी पड़ रही है उससे। ये कैसे हो सकता है कि हाइनेस जू लिन को पीट सकें। जितनी बार प्रिंसिपल पास किया जाता है उनकी बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं, उनकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है कई गुना। जिन लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल पास किया होता है वो आसानी से 10 बिना प्रिंसिपल वाले लोगों को बीट कर सकता है। मैच का रिजल्ट क्लियर है, जू लिन ही जीतेगा क्योंकि उसने सेकंड प्रिंसिपल पास कर रखा है।
यू वही युआन से पूछती है, क्या हाइनेस, क्या आप सच में लड़ने वाले हैं? जिसके बाद झाओ युआन कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता अब इतने आगे आने के बाद, नहीं तो सभी यही कहेंगे कि डरपोक प्रिंस है जो बैटलफील्ड से भाग गया। जिसके बाद युवई कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। इसके बाद झू लिन युआन से कहता है कि हाइनेस ने सच्ची में हिम्मत की है आज आने की। युआन बोलता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुमको बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। जिस पे झूलिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हाइनेस मैड हो जाएंगे एक लड़की के कारण। जिसके बाद युआन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें फर्स्ट स्ट्राइक करने का मौका देता हूँ। जिसके बाद झूलिन कहता है कि आपको इतना ही शौक है ह्यूमिलेट होने का तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। इसके बाद झूलिन पूरी पावर के साथ उन पे अटैक कर देता है और कोशिश करता है कि उनको एक ही पंच में क्रश कर दे, लेकिन झाओ युआन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सच में इन्होंने इसको ब्लॉक कर लिया, शायद उनका हाथ टूट गया हो। मैं और नहीं देख सकता ये हाइनेस के साथ होता हुआ। जिसके बाद झूल लिन चिल्ला रहा होता है कि बहुत दर्द कर रहा है, तुमने अपनी स्लीव्स में क्या छिपा रखा है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं कि जो चिल्ला रहा है वो झूलिन है। युआन ने पहले से ही आयरन स्किन मार्क को पेंट कर रखा था। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं और अमेजिंग कहते हैं। जिसके बाद झूलिन कहता है कि क्या सच में तुमने युआन मार्क को इस्तेमाल किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पे युआन कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल पास नहीं कर रखा तो मैं कमज़ोर हूँगा। झूलिन कहता है कि मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा प्रिंसिपल पास करने की अब। जिसके बाद झूलिन प्रिंसिपल ओपन कर लेता है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब। आज हम नया चैप्टर लेके आ चुके हैं ड्रैगन प्रिंस युआन का। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झूलिन अपने दोनों प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हाइनेस को मारना चाहता है जो इसने दोनों प्रिंसिपल्स को एक्टिवेट कर लिए हैं। झूलिन दोनों प्रिंसिपल को एक्टिवेट करने के बाद एटीट्यूड से कहता है कि अब तुम मेरे मैच के नहीं रहे हो, मैं सलाह देता हूँ कि सरेंडर कर दो। जिसके बाद युआन कहता है कि तुमने पहले मुझ पे अटैक किया था, अब मेरी बारी है अटैक करने की। इतना ही कहने के बाद युआन पूरी स्पीड और पावर के साथ उस पे पंच मारने के लिए चला जाता है। युआन की स्पीड देख के झूलिन की हवा निकल जाती है और बाकी लोग भी दंग रह जाते हैं। फिर देखते हैं कि उनके पैर पे स्विफ्ट स्प्रिंट मार्क है। जिसके बाद युआन पूरी पावर से एक पंच में ही उसको नॉकआउट कर देता है झूलिन को। ये देख युवई कहती है कि ये तो स्ट्रेंथ स्प्रिंट है, इन्होंने इतने कम समय में 3 प्रिंट को इतनी जल्दी इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी तरफ झूलिन की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पे ही पड़ा रह जाता है, वो उठ भी नहीं पाता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी। इसके बाद युआन उसके पास जाके कहता है तुम उससे हार गए जिसने अभी तक एक प्रिंसिपल पे भी नहीं पहुंचा है और तुम्हें एरोगेंट एक्टिंग करनी बंद कर देनी चाहिए अब। इसके बाद सभी लोग युआन को चीयर अप कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इन्होंने झूलिन को हरा दिया जिसने 2 प्रिंसिपल पास कर लिया था और इन्होंने सिर्फ 3 इम्प्रिंट्स की मदद से किया। ये रियली अमेजिंग है। इसी के साथ चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आइए बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 6 शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है युआन झूलिन से 1v1 में जीत चुका होता है और सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो कार्ड युवई को देता है और कहता है कि कोशिश करना कि दोबारा ऐसे ना खो। युवई झाओ युआन के हाथ को देख के अपसेट हो जाती है। झाओ युआन कहता है कि चिंता मत करो, बस मैंने आज कुछ ज़्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली है। बस ये इसलिए है क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल अनलॉक नहीं किया है, इसलिए मेरी फिजिक अभी कमज़ोर है। इसके बाद युआन मन में कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि एंसेस्ट्रल हॉल मेरी प्रॉब्लम को हल कर सके। मुझे दुख होता है कि मैं युआन इम्प्रिंट्स के अलावा कुछ और नहीं पढ़ सकता यहाँ पे। युवई कहती है कि मैं आपके हाथ पे मेडिसिन लगा देती हूँ। युआन की हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे काम के लिए सुंदरी भी नहीं है मेरे पास कोई। जिसके बाद युवई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है
लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए। इसके बाद युआन सीरियस होते हुए कहता है कि यू वही 1 महीना रह गया है बिग एग्ज़ाम के लिए, अगर तुम्हें किसी चीज़ को ज़रूरत हो तो बस बता देना, सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसके बाद यू वही कहती है कि हाइनेस आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर दी है, मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा मुझसे। और यू वही वहाँ से थैंक यू बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पे लॉर्ड क्वी का सन क्वी यूई आ जाता है और युआन को ग्रीट करता है। इसके बाद युआन मन में सोचने लगता है कि अभी तक जो भी परेशानियां हो रही थी इसके पीछे इसी का हाथ होगा और झूलिन को भी इसी ने उकसाया होगा ये सब करने के लिए। इसके बाद युआन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्यू यूई कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस युआन इम्प्रिंट्स को सीख लेंगे। और फिर पीछे से एक लेडी कहती है कि युआन इम्प्रिंट्स बस सिली ट्रिक्स हैं, इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद क्यू यूई कहता है कि लेकिन यू वही के पास टैलेंट है और उसे मौका मिलता ही हमें अपनी साइड कर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि वो सिली लड़की ने 3 प्रिंसिपल को अनब्लॉक कर लिया है, अगर वो हमारी साइड नहीं आई तो हमें बस उससे छुटकारा पाना होगा और कुछ नहीं। और वो लड़की फिर मन में कहने लग जाती है बस एक बेकार से प्रिंस ने कुछ युआन इम्प्रिंट्स को सीख लिया है और सोच रहा है कि वो मुझसे शादी कर सकता है, कितना बेकार है ये। इसके बाद क्यू यूई कहता है कि ऐसा देख के लगता है कि युआन के अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, बस वो एक जीनियस के ऊपर निर्भर हो चुका है। झाओ फैमिली का ड्रैगन झाओ युआन लगता है फेल हो जाएगा और इनका अंत हो जाएगा। फिर हमें झाओ युआन के फादर को झाओ युआन को ले जाते हुए दिखाया जाता है रिचुअल के लिए। और झाओ युआन और उसके फादर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद झाओ युआन अपने फादर को फॉलो करता है और उसके फादर एक जगह जाके सीक्रेट डोर को खोल देते हैं। इसके बाद युआन का फादर युआन को बताता है कि ये सैक्रिफिशियल अल्तार पहाड़ों के बीच में है, बहुत गहराई में। यहाँ पे ग्राउंड पे भी युआन इम्प्रिंट्स बने हुए हैं और थोड़ा सा भी बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इसके बाद युआन अपने फादर से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो उसका फादर बताता है कि ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है। कहा जाता है कि इस रूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में लक है और ये हमें झाओ फैमिली को वेल्थ और ग्लोरी के लिए भी गाइड करता है। और इस लक को अनब्लॉक करने की हमारे ब्लड लाइन है। हमारे पूर्वजों ने भी इसे खोलने की कोशिश करी है लेकिन वे सभी फेल हो गए। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहाँ ले आऊँ ट्राई करने के लिए, अगर 8 प्रिंसिपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद उसका फादर उससे जाने के लिए कहता है और झाओ युआन वहाँ पे बीच में जाके बैठ जाता है और अपना ब्लड ग्राउंड पे डालता है। इसके बाद झाओ युआन काफ़ी ट्राई करता है, जब उसका लास्ट चांस रह जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ ने अपना ब्लड मुझे दे दिया जिससे उनकी ज़िंदगी कम हो गई और फादर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ खो दिया है। मुझे हर वो चीज़ वापस चाहिए जो वो फैमिली ने मुझसे छीनी है। मेरा लक भी छीन लिया उस वो फैमिली ने और मुझे पॉइजन कर दिया। मैं बाहर से ज़रूर अच्छा दिख रहा हूँ लेकिन मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं झाओ युआन अपना क्लेम करता हूँ लक को। इसके बाद झाओ युआन वहाँ से डिस्पेयर हो जाता है। ये देख उसके फादर भी चौंक जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्राइट लाइट होती है झाओ युआन को उछाल के काफी ज्यादा एनर्जी से बने हुए एक पोर्टल के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में झाओ युआन जो होता है इस पोर्टल से होते हुए किसी और जगह पे आ गया होता है और इसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे होते हैं और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके साथ अचानक ये क्या हुआ। और जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को एक मिस्टीरियस से जंगल के अंदर पाता है और इसे समझ में नहीं आता है कि ये एक एंशिएंट फॉरेस्ट में कहाँ से आया, क्योंकि ये अभी
अभी तो एक सैक्रिफिशियल अल्तार के अंदर था और ये चीज इसे वाकई में काफी ज्यादा अजीब लगती है और इस वजह से इसकी जो अंतरात्मा होती है वो भी कांप उठी थी। और तभी इसका ध्यान एक पेड़ के पीछे किसी के ऊपर जाता है और ये कहता है कि असल में यहाँ पे कोई और भी है। और तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि वाकई में काफी खतरनाक लग रही होती है और उसकी आंखों में देखने की वजह से झायुआन भी चौंक जाता है और कहता है कि ना जाने क्यों लेकिन जैसे ही मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस महसूस हो रही है, इसलिए मुझे इस अजीब सी जगह पे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिर ये उठ के खड़े होते हुए कहता है कि हे एक्सक्यूज मी मिस, आखिर ये जगह कैसी और कहाँ पे है? मैं ग्रेट झाओ एम्पायर का प्रिंस झायुआन हूँ और मेरा इरादा यहाँ पे आने का नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये जो लड़की होती है ये कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो झायुआन जो है इसकी तरफ देखने लगता है और तभी ये जो ब्यूटीफुल सी गर्ल होती है अपने बालों को संवारते हुए झायुआन की तरफ आने लगती है और ये जो लड़की होती है ये वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और तो हम इस लड़की के फोरहेड पे किसी तरीके के पैटर्न को भी देखते हैं और झायुआन भी इसे देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और ये तुरंत ही वापस से रिस्पेक्ट के करके इसे मिस बुलाता है और ये जो लड़की होती है ये मिस का सुन के थोड़ी चौंक जाती है और फिर यहाँ से जाते हुए कहती है कि ग्रैंडपा भाई एकदम सही थे कि आज तो कोई यहाँ पे आएगा। तो झायुआन जो थे थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर आप ये क्या कह रही हैं और आखिर आप यहाँ से क्यों जा रही हैं? तो ये जो लड़की होती है ये जाते हुए कहती है कि टुनटुन चलो मेरे साथ चलो। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से एक पेट निकल के आता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है और ये तुरंत ही याया के ऊपर लपक पड़ता है और जैसे झायुआन एक मॉन्स्टर को इस लड़की को फॉलो करते हुए देखता है तो ये चौंक जाता है और ये पूछता है कि क्या ये कोई पेट डॉग है? और इस चीज को सुनते ये जो बीस्ट होता है मतलब टुनटुन होता है ये काफी गुस्से में झायुआन की तरफ देखने लगता है क्योंकि झायुआन ने जो इसे पालतू कुत्ता कह दिया था और जब ये इसे गुस्से से देख रहा होता है तो झायुआन भी थोड़ा चौंक जाता है और तभी टुनटुन जो होता है गुस्से में आके इस पे भौंकने लगता है। तो झायुआन जो होता है इस पे हंसते हुए कहता है कि ये कितना छोटा सा और प्यारा सा है और इस चीज को सुन के टुनटुन और भी ज्यादा चौंक जाता है और इसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो झायुआन कहता है कि मुझे लगता है कि ये गुस्सा हो गया, ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं कि टुनटुन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि इसने पलक झपकते जिस बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा था उसे खा जाता है और इतने बड़े और हार्ड पत्थर को खाते हुए इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और जैसे झायुआन इस चीज को देखता है तो इसके वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि तुमने इतने बड़े स्टोन को बस अपने एक दो बाइट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पक्का तुम्हारे काफी खतरनाक दांत होंगे। जबकि टुनटुन जो है शो ऑफ करने लगा था जबकि झायुआन का पूरा मूड ऑफ हो गया होता है और ये कहता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और झायुआन को इतना परेशान करने के बाद टुनटुन जो है ये खुश होते हुए यहाँ से जाने लगता है और जब ये लड़की यहाँ से जा ही रही होती है तो ये जाने से पहले कहती है कि अगर तुम्हारी इच्छा लक को हासिल करने की है तो फिर मुझे फॉलो करो और मेरे साथ आओ। और पहले तो झायुआन इस चीज को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए तुरंत ही भागते दौड़ते हुए इस लड़की का पीछा करने लगता है और इस तरीके से झायुआन जो होता है इस मिस्टीरियस लड़की का पीछा करते हुए एंशिएंट फॉरेस्ट से काफी ज्यादा अंदर तक आ गया होता है और देखते ही देखते ये फॉरेस्ट के सेंटर पे भी पहुंच जाता है और यहाँ पे ये आता है तो यहाँ पे एक घर को देखता है जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने से कपड़ों को पहन के बैठा हुआ है और इसे देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये यहाँ पे झायुआन के ही आने का इंतजार कर रहा है। और तभी ये जो ओल्ड मैन होता है झायुआन को देखने लगता है और इस वजह से झायुआन और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और झायुआन को बस एक झलक भर देखने के बाद ये वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और लेट के कहता है कि अच्छा तो असल में यहाँ पे आज कोई आ ही गया और असल में इस बच्चे के पास उस ड्रैगन का ऑरा है लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा जो लक है उसे चुरा लिया गया है और तो और एक तरीके से तुम्हारे ड्रैगन को मार दिया गया है और जब बात इतने से नहीं बनी तो तुम्हें रेड ड्रैगन पॉइजन भी दे दिया गया और ये वाकई में तुम्हारे लिए काफी दुख भरी बात है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
शुरुआत में हम देखते हैं कि इस ओल्ड मैन की सारी बातों को सुन के झाई युआन के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि देखने से तो ये बस ऐसा वैसा ही कोई ओल्ड मैन लगता है, लेकिन फिर भी इसने बस मुझे एक झलक देखने से ही एग्जैक्टली वो सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो छोटा सा क्यूट सा बीस्ट होता है ये याया से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है, इसलिए याया क्या करती है, इसे उठाती है और पानी में पटक देती है। और इस ओल्ड मैन की सारी बातों को सुनने के बाद झाई युआन भी हामी भर देता है कि ये एकदम सही कह रहा है, जिसके बाद ये तुरंत ही इस सीनियर को ग्रीट करने लगता है और बताता है कि मैं झाई युआन हूँ। और ये मनी मन कहता है कि ये जो पर्सन है ये बस नजर भर से बता सकता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पक्का ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो शायद मैं सच में अपने जो 8 प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यहाँ पे हासिल कर सकूं। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि अगर झाओ फैमिली नहीं होती तो, और ये आगे कुछ बताने वाला होता है लेकिन तभी ये चुप हो जाता है और झाई युआन को काफी ज्यादा सीरियस होकर देखने लगता है। तो इसकी वजह से झाई युआन भी काफी घबरा जाता है और ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और हाँ बेशक मैं तुम्हारे 8 प्रिंसिपल्स को लौटा सकता हूँ, लेकिन आखिर मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए। तो झाई युआन कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पे आ पाया हूँ तो पक्का इसका मतलब ये है कि आपका कुछ न कुछ तो कनेक्शन झाओ फैमिली के एंसेस्टर्स के साथ है और आप पक्का मेरे ही यहाँ पे आने का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि तुम तो सच में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुम ही एक बार सोचो कि आखिर मैं तुम्हारे लिए इंतजार क्यों करूँगा। तो झाई युआन जो होता है ये पेशेंस रखते हुए कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन शायद सीनियर को मालूम होगा, और झाओ फैमिली का जो सीक्रेट कोड है उसे ऐसे ही पब्लिकली नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर आज मैं जो यहाँ पे आ पाया हूँ तो पक्का इसकी भी अपनी कोई ना कोई वजह होगी। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये राहत की सांस लेते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, जो मैं यहाँ तक एक बच्चे को भी डरा के चुप नहीं करवा सकता हूँ। तो तभी ये लड़की जो होती है ये कहती है कि ग्रैंडपा हाई, ये जो लड़का ये बस दिखावा ही कर रहा है, बल्कि असल में ये सच में काफी ज्यादा डरावा है। और जैसे झाई युआन की पोल खुलते तो ये मुंह बनाने लगता है और ये जो ग्रैंडपा हाई होते हैं ये कहते हैं कि तुम्हारी जो मिसिंग प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम है उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मेरी एक कंडीशन है। तो इस चीज को सुन के झाई युआन चौंक जाता है और कहता है कि आखिर वो क्या है। तो ग्रैंडपा हाई जो होते ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम याया को अपने साथ ले जाओ और इसे ले जाके प्रोटेक्ट करो। और जैसे याया इस चीज के बारे में सुनती है तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है और मन में कहती है कि क्या ग्रैंडपा हाई मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जबकि इस तरफ याया का नाम सुन के झाई युआन जो है खुश होते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए सच में काफी अच्छा नाम है। तो याया जो होती है मुंह फुला के इसे इग्नोर कर देती है और तुरंत ही इस ओल्ड मैन के पास जाके कहती है कि ग्रैंडपा हाई आखिर आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो ग्रैंडपा हाई कहते हैं कि याया मुझे हर हाल में कुछ समय के लिए जाना ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। तो याया कहती है कि लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, और यहाँ पे याया ने झाई युआन के जले पे नमक छिड़क दिया होता है। लेकिन झाई युआन जो है तुरंत ही अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है कि भले ही अभी मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर किसी ने भी याया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उसे ऐसा करने के लिए सबसे पहले हर हाल में मेरी डेड बॉडी से होके गुजरना होगा। तो इस चीज को सुन के ग्रैंडपा हाई जो होते हैं काफी खुश होते हैं और हंसते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास भी सच में काफी पोटेंशियल है और मैं सच में इससे काफी संतुष्ट हुआ। तो फिर चलो हमें इस चीज को शुरू करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और इतना कि ये अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से झाई युआन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे की जो जमीन थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है और एक तरीके की खाई सी बन जाती है। और झाई युआन के भी काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जैसे ये देखता है कि इसके नीचे की जो जमीन है वो गायब हो चुकी है और झाई युआन यहाँ पे कुछ भी कर पाता अपने आप को बचाने के लिए उससे पहले ये जमीन में गिरने लगता है। और ये जो कोशिश करता लेकिन उससे पहले ही कुछ ब्लैक सब्सटेंस से पकड़ के जकड़ के नीचे खींचने लगता है। और झाई युआन भी इस ब्लैक सब्सटेंस को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, और ये काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और ये काफी
परेशान होते हैं। मन में कहता है कि धत तेरे की, मैं इससे अपने आप को आजाद भी नहीं करा पा रहा हूँ और यहाँ तक कि ये तो मेरी बॉडी के अंदर भी घुस रही है। और क्या ये बुढ़ा मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं, ये तो यहाँ तक कि फैल कर मेरी आंखों की तरफ भी आने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी जो कॉन्शियस नस है वो धीरे धीरे करके फेड हो रही है। तो क्या आज मैं यहाँ पे सच में मरने वाला हूँ? और झायान को ऐसा लगता है जैसे कि मरने वाला है, तो ये अपने आखिरी लम्हों में अपने मदर फादर को याद करने लगता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे मरना झायान को मंजूर नहीं होता है और ये कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी मेरी मदर को हील करना है और फादर का भी बदला लेने की जरूरत है और तो और वापिस उस ड्रैगन को हासिल करना है जो कि मुझसे चुराया गया था। तो आखिर इन सारी चीजों को किए बिना मैं यहाँ पे कैसे मर सकता हूँ? और तभी इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि झायान की बॉडी के डीपेस्ट पार्ट में अचानक से 8 लाइट्स अपीयर हो जाती हैं और ये जो 8 ब्राइट लाइट्स होती हैं इसकी पूरी बॉडी पे चमकने लगती हैं। और ये सीन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि हम झायान के पास में एक ड्रैगन को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि झायान जो होता है ये वापस से ग्राउंड पे आ चुका होता है, जहाँ पे ये वाकई में काफी ज्यादा थक चुका होता है, काफी बुरी तरीके से हाँप रहा होता है। और जैसे ये देखता है कि इसके जो 8 प्रिंसिपल है वो अवेक हो चुके हैं, तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और झायान इस वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि जब ये काफी ज्यादा छोटा था और बड़ा हो रहा था, तब इसकी उम्र के जो बच्चे थे वो बारी बारी करके अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को ओपन कर पा रहे थे, जिससे कि वो ट्रेनिंग करना शुरू कर सकें। और इस वजह से वो सभी ही काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि आखिरकार वो लोग अपने प्रिंसिपल को अवेक करके ट्रेनिंग कर सकते थे। और वैसे तो झायान काफी ज्यादा वेल मैनर्ड होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इन सभी से ही काफी ज्यादा जलता था और हमेशा से ही इसकी भी इच्छा थी कि ये भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर सके, जिससे कि ये गॉडली पावर को हासिल कर सके। तो आखिरकार आज ये जो इसका सपना है वो सच हो सकता है, क्योंकि आखिरकार आज इसने अपने प्रिंसिपल्स को अवेक कर लिया है और इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। और ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि तुम्हें भी मालूम चली गया होगा कि वो अवेक हो चुके हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से इन्होंने अपने आप को तुम्हारी बॉडी के सबसे डीपेस्ट पार्ट में छिपा लिया था। तो अगर सिर्फ तुम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में होते तभी जाके ये जो प्रिंसिपल्स है ये अपीयर होते, और अगर तुम्हारे प्रिंसिपल्स की प्रोटेक्शन एक्टिवेट नहीं होती तो तुम सच में कब के ही मर चुके होते। और जैसे झायान इस चीज को सुनता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि क्या मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन फिर झायान भी शांत होते हुए कहता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को ऑब्टेन कर सकता हूँ तो इस चीज के लिए मैं किसी भी तरीके के जोखिम को भी उठाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अब सच में इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो सच में इतना खराब भी नहीं है, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा खुश मत हो। और वैसे तो तुम्हारे प्रिंसिपल अपीयर हो चुके हैं, लेकिन ये जो है ये अब भी ब्लॉक हो रखे हैं, इसलिए तुम्हें शुरुआत से इन्हें रिट्रेन करने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ तुम्हें बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो झायान जो होता है खुश होते हुए कहता है कि कम से कम अभी के लिए मेरे पास पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, और इतना ही मेरे लिए काफी है। और तभी या चौथी थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है कि यहाँ पे तुम इकलौते स्पेशल बंदे नहीं हो जो कि अपने प्रिंसिपल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ तक कि मैं भी अपने वालों को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। तो ग्रैंडपा हाइच होते हैं ये हंसते हुए कहते हैं कि कुछ कारणों की वजह से या भी अपने प्रिंसिपल्स को एक्सेस नहीं कर सकती है, लेकिन बेटा तुम इसको अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि युआन इम्प्रिंट्स में काफी ज्यादा अच्छी है और इसे सब कुछ मेरे द्वारा सिखाया गया है, इसलिए यहाँ तक कि ये इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये तो तुम्हारी टीचर बनने के भी काबिल है। और जैसे झायान इस बात को सुनता है तो चौंक जाता है और मन में कहता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये जो लेडी है ये असल में युआन इम्प्रिंट्स के अंदर इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी। और ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि वैसे तो बाकियों के मुकाबले तुम्हारे लिए अपने प्रिंसिपल्स को अनलॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसके बदले में जो चीज तुम्हें मिल सकती है वो बाकियों को नहीं मिलती है। और इस चीज को सुन के झायान भी खुश होता है, लेकिन तभी इसकी बत्ती जलती है और मन में कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है
ये वास्तव में काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर ये तुरंत ही ड्रामा करते हुए कहता है कि सीनियर, मैंने बस अभी अभी ही अपने प्रिंसिपल्स को ऑब्टेन किया है, इसलिए मैं अब भी बाकियों से काफी ज्यादा पीछे हूँ और तो और मुझे मिस याया को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से ऐसा करने में काफी समय लगेगा। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि लड़के साफ साफ बोलो, आखिर तुम्हारे मन में क्या खुराफाती चल रही है। तो इस चीज को सुन के झायन खुश होते हुए कहता है कि आप तो वाकई में काफी काइंड और काफी पावरफुल हैं, तो क्यों ना आप मुझे भी थोड़ा बहुत लक दे दें। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि लड़के तुम सच में काफी चालू हो और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा लालची होगे। और जैसे झायन देखता है कि ग्रैंडपा हाई नाराज नहीं हुए और न ही गुस्सा हुए हैं, तो यह अपने ड्रामा को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में मदद कर सकता हूँ। और एक बारी मेरी बॉडी की तरफ तो देख, ये कितनी ज्यादा पतली सी और कमजोर सी है, और अगर मेरा किसी खतरे से सामना हुआ तो मुझे डर है कि मैं मिस याया से पहले ही मर जाऊंगा, और ये चीज तो काफी ज्यादा बुरी होगी ना। और झायन के इस ड्रामे को देख के याया हंसने लगती है और ये कहती है कि ग्रैंडपा हाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे ही इसे प्रोटेक्ट करना पड़े, इसलिए आपको इसे वो दे देना चाहिए जिसकी ये डिमांड कर रहा है। और इस चीज को सुनते झायन काफी ज्यादा खुश हो जाता और मन में कहता है कि मिस याया, आप सच में मेरे लिए एक एंजल हैं। और तभी अचानक से ग्रैंडपा हाई की भी बत्ती जलती और ये कहते हैं कि याया, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आउटसाइडर्स को अपनी टेक्निक से नहीं सिखा सकता हूँ। और इस चीज को सुनते झायन जो है तुरंत ही अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि ये डिसिपल झायन अपने मास्टर को ग्रीट करता है। और झायन को अचानक से ऐसा करता देख के ओल्ड मैन ग्रैंडपा हाई कहते हैं कि सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है और हमारी इस मीटिंग को किस्मत भी कहा जा सकता है। और चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। और इस चीज को सुनते ही झायन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये तुरंत ही इनके आगे झुक के बो करने लगता है। और ग्रैंडपा हाई कहते हैं कि अगर तुम सच में इस चीज को लेके इतने ज्यादा आतुर हो तो फिर चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को मान लेता हूँ। और अब जब तुम्हारे प्रिंसिपल्स तुम्हारे पास लौट के आ चुके हैं तो चलो मैं तुम्हें एक एयर बाइंडिंग टेक्निक सिखा देता हूँ। और फिर ये अपनी उंगली में से एक रे को रिलीज करते हैं जो कि सीधे झायन के फोरहेड में चली जाती है, जो कि ड्रैगन ब्रीथ होती है। और इस तरीके से काफी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन की जो फ्लड होती है वो झायन के दिमाग में आती है, जैसे कि इसे पहले से इस स्किल के बारे में सब कुछ मालूम हो। और इस एयर बाइंडिंग ड्रैगन ब्रीथ को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि अगर इन्होंने मुझे ये टेक्निक दी है तो पक्का ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और फिर ये मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पे हल्के हल्के युआन इम्प्रिंट्स के ट्रेसेस को भी देख सकता हूँ, तो क्या तुम इनमें इंटरेस्टेड हो। तो झायन जो ये कहता है कि भले ही एक सिंगल सा युआन इम्प्रिंट काफी सिंपल लगता हो, लेकिन हमें इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ये वाकई में काफी ज्यादा यूजफुल और पावरफुल भी होते हैं। और इस चीज को सुन के मास्टर कांगियोन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि आम लोग जो थोड़े से ताकतवर हो जाते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि युआन इम्प्रिंट्स जो होते हैं वो बस मामूली सी ट्रिक्स हैं जिन्हें समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वो इतनी भी ज्यादा यूजफुल नहीं होती हैं। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि युआन इम्प्रिंट का जो बेस होता है वो असल में स्पिरिट होता है। और जब कोई इस चीज को समझ जाता है तो वो इसे स्टडी करके इसे मास्टर भी कर सकता है। और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है और तो और तुम्हारे पास वाकई में काफी अच्छा टैलेंट भी है युआन इम्प्रिंट्स को लेके, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक स्पिरिट स्ट्रेंथिंग टेक्निक को भी सिखा देता हूँ। और जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो झायन के फोरहेड के अंदर सीधे केओटिक गॉड टेक्निक जाती है और फिर ऐसे कुछ मोमेंट्स निकल जाते हैं जहाँ पे ये जो केओटिक गॉड टेक्निक होती है ये फ्लो करते हुए इसके दिमाग के अंदर चली गई होती है। और झायन जो है इसकी पावर को फील करते हुए मन में कहते हैं कि मैं आराम से महसूस कर सकता हूँ कि ये जो दो टेक्निक्स हैं ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और ये जो काले कपड़ों में ओल्ड मैन है इसने पक्का मुझे काफी बड़ी स्ट्रेंथ दे दी है। और फिर झायन जो है शुक्रिया अदा करने लगता है तो इस पर ये मास्टर भी कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही अपने कपड़ों के अंदर से एक ब्रश को बाहर निकालता है। और वैसे तो ये मास्टर इस ब्रश को झायन को देने से हिचकिचा रहे होते हैं,
लेकिन फिर ये काफी हिचकिचाते हुए इस ब्रश को देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और ये कोई मामूली सा ब्रश नहीं है बल्कि एक युआन इम्प्रिंट ब्रश है और इसके साथ ही साथ ये एक युआन वेपन भी है। तो झायान कहता है कि ये ब्रश तो कितना ज्यादा छोटा है, तो आखिर ये किसी को भी कैसे हर्ट कर सकता है। तो ये जो ओल्ड मास्टर होता है ये कहता है कि तुम्हें इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रश को हेवनली युआन ब्रश भी कहते हैं और इसे एक लेजेंडरी युआन वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे झायान को मालूम चलता है कि ये जो पुराना सा ब्रश है ये असल में एक हाई ग्रेड लेजेंडरी युआन वेपन है, तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर युआन वेपन की अपनी रैंकिंग है और इनकी जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले नॉर्मल, फिर डार्क, जिसके बाद हेवनली और फिर गॉडली आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक गॉडली युआन वेपन जो होता है उसमें अनइमेजिनेबल पावर होती है और ये जो वेपन है ये असल में एक गॉडली युआन वेपन है, लेकिन ये जो ब्रश है ये इतना ज्यादा तो पावरफुल नहीं दिख रहा है। तो मास्टर कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक गॉडली वेपन हुआ करता था और मैंने कई सालों तक इस युआन ब्रश का इस्तेमाल कई सारी बैटल्स में किया है, लेकिन एक काफी खतरनाक बैटल के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए बाद में मैंने इसे दोबारा से रिक्रिएट किया। और इस चीज को सुन के झायान चौंक जाता है और मास्टर कहते हैं कि क्या तुमको इसके ऊपर इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं? तो ये जो इम्प्रिंट्स है ये हेवनली युआन ब्रश की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर तुम इसको युआन बीस्टों की सोल्स खिलाते हो तो इस तरीके से तुम इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर को अवेक कर सकते हो और शायद एक ना एक दिन तुम इसके सभी 9 इम्प्रिंट्स को लाइट अप कर पाओ। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन ये जो हेवनली युआन ब्रश है ये अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा और तुम इसके दम पे अपने अपोनेंट के साथ लड़ सकते हो या नहीं इस चीज का तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा। एक बारी बस इसके फर्स्ट इम्प्रिंट को लाइट अप हो जाने दो। और ये कहते हुए मास्टर जो होते हैं इस ब्रश को झायान को दे देते हैं। तो इस ब्रश के लिए झायान भी शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इतना सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक मुझे मास्टर का नाम नहीं मालूम है। तो मास्टर कहते हैं कि मेरा नाम कांग युआन है और मेरे तुम्हारे अलावा बाकी के 2 और डिसिपल्स हैं जिन्हें तुम अपना सीनियर्स भी मान सकते हो और अगर तुम किसी तरीके से हुनयान हेवन जा सके तो शायद तुम उनसे मिल पाओ। जबकि इस तरफ याया काफी परेशान हो रही होती है। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे